Okay दोस्तों, so now let's start with non-volatile. एक काट देना. Okay दोस्तों, so now let's start with the solid solute in a liquid solvent. यानी बेसिकली क्या है, हमारा सॉल्वेंट जो है, ठीक है, वो हमारा लिक्विड है, ओके, और जो हमारा सॉल्यूट है वो सॉल्यूट हमारा सॉलिड है. जो भी हमारा सॉलिड होगा इसको हम नॉन वोलाटाइल एज्यूम करेंगे, ठीक है, राइट. सो क्या होगा, जैसे ही मान लो, अगर मान लो पानी के अंदर मैंने शक्कर डाल दिया, ठीक है, मेरा सॉल्वेंट जो है मान लो वो वाटर है, और जो सॉल्यूट है वो मान लो हमारे पास है शुगर, हमने वो डाल दिए. अच्छा, वाटर जो है वो मान लो हमारे पास है N1 मोल्स, और शुगर जो है वो है हमारा N2 मोल्स, ठीक है. सॉल्यूशन को हम होमोजेनियस एज्यूम करते हैं, ठीक है. तो अगर हम सॉल्यूशन को होमोजेनियस एज्यूम करेंगे तो ध्यान दो, अगर मान लो मेरे पास प्योर वाटर था, सेम कंटेनर है, ठीक है, पहले केस में इसके अंदर प्योर वाटर था, और दूसरे वाले केस में ये वाले कंटेनर पे मैं दोनों का सरफेस को दिखा रहा हूं, यहां पर है शुगर प्लस वाटर, ठीक है. ना यहां पर जो सरफेस है वो सरफेस का पूरा हिस्सा हमारा पानी का मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, और यहां पर जो है हमारे पास कुछ पानी का मॉलिक्यूल्स तो होंगे, बट साथ ही साथ कुछ जगह जो है वो हमारा सॉलिड पार्टिकल्स भी ऑक्युपाई करेगा, और ये जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो हमारा नॉन वोलाटाइल है, और नॉन वोलाटाइल होने के कारण ये वाले पार्ट जो है, जो हमारा ब्लू पार्ट्स है, वहां पर कोई भी वेपोराइजेशन नहीं होने वाला है. तो यहां पर अगर मैं देखूं तो प्योर वाटर में इसका जो मोल फ्रैक्शन है वो है मेरा 1 वाटर का, और यहां पर जो मेरा मोल फ्रैक्शन होगा वाटर का, ध्यान देना, दैट विल बी N1 बाई N1 प्लस N2. तो अगर सरफेस मेरा कंप्लीटली वाटर से ऑक्युपाइड है तो मोल फ्रैक्शन 1 के करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर वो क्रिएट कर रहा है, मान लो वो है हमारा P0, ठीक है. तो ये वाले सॉल्यूशन पे ऑब्वियसली, क्योंकि सरफेस में कम एरिया अवेलेबल है वाटर के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर प्रेशर कुछ डिफरेंट बनेगा, P, ठीक है. सो दोस्तों, क्या मैं लॉजिकली एक चीज बोल सकता हूं यूनिटरी मेथड से, अगर सरफेस पे वाटर का मोल फ्रैक्शन 1 है, तब जो वेपोराइजेशन हुआ उसके कारण प्रेशर अगर क्रिएट हुआ है P0, तो मोल फ्रैक्शन X के कारण जो प्रेशर क्रिएट होगा P, लॉजिकली दोस्तों एक बात को समझो, लॉजिकली P will be nothing but P0 into X. P जो होगा that will be nothing but P0 into X. ठीक है. X यहां पे क्या है? X है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, राइट. ओके, सो दिस इज द लॉजिकल रिलेशन. अगर मैं कोई भी एक सॉलिड सॉल्यूट को डालूंगा जो कि नॉन वोलाटाइल है, तो वो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डेफिनेटली सरफेस का कुछ फ्रैक्शन जो है वो हमारा ऑक्युपाई कर लेगा, और वो ऑक्युपाई करने के कारण पहले जिस तरीके से वेपोराइजेशन हो रहा था,
अब वो वेपोराइजेशन में रुकावट आएगी और हम लोग ये मान रहे हैं जो कि हमारा शुगर वाटर के साथ एज सच कोई डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करता है, तो जो फ्रैक्शन का सरफेस शुगर मॉलिक्यूल से ढक जाएगा उतने जगहों से वेपोराइजेशन होना अब मेरा बंद हो जाएगा। तो फ्रॉम लॉजिकली मैं ये रिलेशन डेफिनेटली लिख सकता हूं, राइट। सो P naught minus P will be equals to P naught into 1 minus X. दो तरफ माइनस P naught से सब्सट्रैक्ट कर दिया। Now P naught minus P is nothing but delta P. ये इतने प्रेशर में डिफरेंस आया है। That will be equals to P naught into X of solute. X जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर है, तो 1 माइनस एक्स विल बी नथिंग बट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो मैं सिंपल सी बात है, जो मेरा डेल्टा P बाई P नॉट मैं लिख सकता हूं, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, राइट। डेल्टा P को मैं क्या लिख बोलता हूं? Delta P is nothing but the lowering in vapor pressure. Delta P is nothing but the lowering in vapor pressure. और डेल्टा P by P naught को हम क्या बोलेंगे? ये वाला जो टर्म को, P naught is the absolute pressure जो होना चाहिए था सैचुरेशन में, डेल्टा P is the lowering, तो इसको हम बोलेंगे relative lowering in vapor pressure. This is called the relative lowering in vapor pressure. So हम क्या लिखेंगे? जो अगर कोई नॉन वोलाटाइल सॉलिड सोल्यूट ऐड किया जाएगा तो उस कारण पे जो हमारा सैचुरेशन वेपर प्रेशर है वो प्योर लिक्विड से यानी प्योर सॉल्वेंट से डिफरेंट होने वाली है, और जो हमारा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा उसको अगर मैं डेल्टा P बोलता हूं, देन द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज नथिंग बट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड सोल्यूट इन दैट पर्टिकुलर सॉल्वेंट। मेरे ख्याल से ये चीज हमारा पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन। यहां पर मैं एज्यूम किया हूं जो मेरा सॉलिड है वो हमारा फर्दर कोई टूटता नहीं है, ठीक है, समझ में आया। लेट्स कंसिडर अ सॉलिड, लेट्स कंसिडर अ सॉलिड AB। AB जो है वो मेरा आयनिक है। AB सॉलिड वाटर में आने के बाद टूटता है एज A प्लस एक्वस प्लस B माइनस एक्वस में। AB सॉलिड जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद टूटता है एज A प्लस एक्वस प्लस B माइनस एक्वस में, ठीक है, ये मैंने बोल दिया। तो मैंने क्या किया, मैंने 1 मोल AB को डाल दिया 3 मोल वाटर में, ओके। जो हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हुआ, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वो कितना हुआ है? वो दे रखा है 0.3, 0.3। तो कैलकुलेट परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ AB।
AB जो है वो मेरा कितना परसेंट आयोनाइज करने वाला है। कैलकुलेट द परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ AB। अच्छा, मतलब बेसिकली फंडा क्या समझो, AB सॉलिड को अगर मैंने पानी के अंदर डाला तो वो पार्शियली A प्लस एक्वस और B माइनस एक्वस पर कन्वर्ट होता है। ठीक है, सो ये वाला पे चीज को अगर मैं लिखूं तो AB एक्वस, AB पूरा पानी में पहले घुल गया। ठीक है, AB सॉलिड सबसे पहले वाटर के साथ रिएक्ट करके AB एक्वस में कन्वर्ट हुआ, जिसका एक पार्ट A प्लस एक्वस प्लस B माइनस एक्वस में कन्वर्ट हुआ। इनिशियली AB जो है ये हमारा 1 मोल था, ये हमारा 0 मोल था, ये हमारा 0 मोल था। तो मान लो अल्फा जो है वो मेरा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है, अल्फा जो है वो मेरा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है। तो इसका मोल बचेगा 1 माइनस अल्फा, इसका मोल बचेगा अल्फा, इसका मोल बचेगा अल्फा। अच्छा देखो, एक इंपॉर्टेंट बात समझो, सॉल्यूट कौन है मैटर नहीं करता है, हमें तो केवल और केवल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बारे में देखना है, राइट। तो हमारे पास यहां पर जो सॉलिड सॉल्यूट है, हमारे पास यहां पर जो सॉलिड सॉल्यूट है वो कौन कौन है। मेरे पास है AB एक्वस, हमारे पास है A प्लस एक्वस, और हमारे पास साथ ही साथ है B माइनस एक्वस। तो टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो हमारे पास टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे वो कितना होंगे दोस्तों, ध्यान देना, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा। ठीक है, दैट विल बी द टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन होगा एक्स सॉल्यूट, वो हमारे पास कितना होने वाला है, दैट विल बी इक्वल्स टू द मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय द टोटल मोल्स, 1 प्लस अल्फा प्लस 3, and definitely that is given to be equals to 0.3। ये हमें दे रखा है 0.3। सो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस अल्फा इक्वल्स टू 1.2 प्लस 0.3 अल्फा, तो 0.2 इक्वल्स टू 0.7 अल्फा, यानी अल्फा जो है वो है मेरा 2/7। अल्फा जो है दैट इज इक्वल्स टू 2/7। देयरफॉर परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन हमारे पास कितना आएगा, 2/7 इंटू 100, दैट इज इक्वल्स टू 200/7, 6 नियर अराउंड 28.6%। सॉल्व करके हमारे पास आया नियर अराउंड 28.6%। मतलब क्या है, AB is 28.6% ionized in water। तो यहां से हमें एक तो चलो ये सॉल्व की बात तो अलग है, एक इंपॉर्टेंट बात ये भी आ गया है, ओनली the amount of solute matters। ठीक है, only the amount of solute matters, the solute itself does not matter। यानी सॉल्यूट कौन है उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं डायरेक्टली सारे के सारे सॉल्यूट जो है उनके मोल्स को एज इट इज ऐड करके रख सकता हूं। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स को डिसोशिएट करना हमें नहीं भूलना है, आयनिक कंपाउंड्स को डिसोशिएट करना हमें किसी भी हालत पर भूलना नहीं है। ठीक है,
बाकी उसके बाद जो टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट है उसको हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। लेट्स सी, ध्यान दो क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन में। हमारे पास है 180 ग्राम वाटर, हमारे पास है 180 ग्राम वाटर, ठीक है। P naught of water, take it as 40 torr, ये ले लो 40 torr, कोई गिवन टेम्परेचर में पता नहीं। 1 mole NaCl and 1 mole sugar is added। मैंने इस पर 1 मोल NaCl डाल दिया और 1 मोल शुगर ऐड कर दिया। तो कैलकुलेट वेपर प्रेशर above the solution, calculate vapor pressure above the solution, ठीक है। ओके, अच्छा, शुगर जो है वो हमारा नॉन आयनिक कंपाउंड है, बट NaCl जो है वो हमारा आयनिक कंपाउंड है। तो ध्यान देना, 1 मोल शुगर जो है वो तो हमारा डायरेक्टली कन्वर्ट होगा 1 मोल सॉल्यूट में। 1 मोल शुगर जो है वो तो डायरेक्टली हमारा 1 मोल सॉल्यूट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। बाकी जो हमारा 1 मोल NaCl है, ये हमारा 1 मोल कंप्लीटली आयनिक मान लेना होता है। ऐसे केसेस में NaCl वगैरह 100% आयनिक हम मान लेंगे। वो हमारा कन्वर्ट होगा 1 मोल Na प्लस में प्लस 1 मोल Cl माइनस पे। NaCl का पानी में कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, वो हमारा 100% कन्वर्ट होगा 1 मोल Na प्लस पे और 1 मोल Cl माइनस पे। तो यहां से मेरे पास ये आ जाएगा जो हमारा टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट है, यहां से हमारे पास आ जाएगा जो हमारा टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट है वो है 1 + 1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 3। हमारे पास टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है वो हमारे पास आ जाएगा 3, ठीक है। अगेन सॉल्यूट कौन है उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सॉलिड सोल्यूट है, नॉन वोलेटाइल है, दैट्स इट। हमें केवल इतना ही जानकारी की जरूरत है। अच्छा, मोल्स ऑफ वाटर कितना है? मोल्स ऑफ वाटर 180 ग्राम वाटर है, दैट विल बी इक्वल्स टू 10। सो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, जो X सॉल्यूट होगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 3 + 3/3 + 10 दैट इज इक्वल्स टू 3/13। तो जो हमारा डेल्टा P आएगा, डेल्टा P/P0 दैट विल बी इक्वल्स टू 3/13 द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। सो डेल्टा P हमारे पास सिंपली कितना आ जाएगा, 40 इंटू P0 है जो 40 टॉर है मेरे पास, 3/13, सो दैट इज 120/13। वो कितना आ जाएगा मेरे पास, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू कितना आएगा 9, यहां पे आ जाएगा 117, 304, 9.23। ये हमारे पास डेल्टा P आएगा। सो जो हमारा टोटल प्रेशर आने वाला है P, दैट इज इक्वल्स टू P0 माइनस डेल्टा P, दैट इज 40 माइनस 9.23। सो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 30.67 टॉर। सो दैट इज द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दैट इज विल बी इन द इक्विलिब्रियम विथ द सॉल्यूशन ओवर इट।
जो हमारा सॉल्यूशन है उसके ऊपर जो हमारा वेपर बनेगा उसका जो हमारा प्रेशर होगा वो 30.67 टॉर होने वाला है। अच्छा, अब पूरा का पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम को मैं यहां पर आके उठा के डाल सकता हूं। ठीक है, मैंने पानी के अंदर कुछ CH3COH डाल दूं। ठीक है, वो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है, उसके बारे में देखेंगे, लेकिन मुद्दे की बात तो केवल और केवल इतना ही है, जो हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है वो सॉलिड सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है, और सॉल्यूट कौन है उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सारे सॉल्यूट का जो कंबाइंड अमाउंट है हमें केवल उसको लेकर ही दिमाग लगाने की जरूरत है। आई होप दिस पॉइंट इज परफेक्टली क्लियर, राइट? ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स सी क्या बोला है। जो हमारा प्योर ए लिक्विड है उसका पी नॉट दे रखा है 10 टॉर। ठीक है, समझ में आया? अब मैंने क्या किया, 20 ग्राम ए लिक्विड लिया और साथ में मैंने डाल दिया 1 ग्राम बी सॉलिड। बी सॉलिड जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, जो हमारा बी सॉलिड है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो टेंशन मत लेना। प्रेशर अबव सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 9 टॉर, ये हमारा दे रखा है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए जो है दैट इज इक्वल्स टू 200। तो सवाल यह है, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी। बी का मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास कितना है, ये हमारा सवाल है। काफी आसान सवाल है, लेट्स सी। अच्छा, मोल्स ऑफ ए कितना है? ऑब्वियस सी बात है, वो है 20/200, दैट इज इक्वल्स टू 0.1। और बी का मॉलिक्यूलर वेट को m मान लो, तो मोल्स ऑफ बी मेरे पास कितना होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/m। अच्छा, डेल्टा पी कितना है मेरे पास? डेल्टा पी इज इक्वल्स टू 10 - 9, दैट इज इक्वल्स टू 1 टॉर। तो डेल्टा पी बाई पी नॉट दैट इज इक्वल्स टू 1, कितना आ जाएगा मेरे पास, 1/10। That's a relative lowering of vapor pressure, and that will be definitely equals to the moles of solute by the total number of moles, right? So मेरे पास क्या आ जाएगा, ध्यान दो, 0.1 plus 1/m is equals to 10/m। ठीक है, उसको यहां पर कर दो, तो 9/m मेरे पास आ जाएगा 0.1, तो m जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 90। तो हमारे पास जो सॉल्यूट है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है दैट इज इक्वल्स टू 90 AMU। मेरे ख्याल से काफी आसान क्वेश्चन था, समझ में आ गया है जो हमें ऐसे क्वेश्चनों को किस तरीके से हैंडल करना है। ओके, जल्दी से ऐसा ही और एक क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या बोला है। हमारे पास क्या है, ए लिक्विड है, बी सॉलिड है, वो हमारा नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, समझ में आया? प्रेशर अबव द सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 95% ऑफ पी नॉट। जो हमारा सैचुरेशन वेपर प्रेशर होना चाहिए था प्योर लिक्विड में, सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो उसका 95% ही है। ठीक है, अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0.3 टाइम्स द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी। ये इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है। बी जो है वो हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, मैं पहले बोल चुका हूं। ठीक है, समझ में आया?
तो फाइंड द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. फाइंड द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सोल्यूट टू सॉल्वेंट. ठीक है, ये चीज हमें यहां पर निकालनी है. ओके, बहुत सिंपल सी बात है. सुनो, क्या है मेरे पास, जो हमारा P है, जो हमारा प्रेशर दे रखा है, ये दे रखा है 0.95 P नॉट. तो डेल्टा P जो होगा दैट विल बी 0.05 P नॉट. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इक्वल्स टू 0.05. ये हमारा सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन होने वाला है. राइट, ओके. सो 0.05 को मैं क्या लिख सकता हूं, मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. ये चीज तो मैं लिख सकता हूं. राइट, सो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, 0.05. अच्छा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट में क्या लिख सकता हूं, mass of B divided by the molecular weight of B. Mass of B divided by the molecular weight of B plus mass of A by molecular weight of A. ये तो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं. एंड 0.05 को सिंपली हम लिख देते हैं 1/20. ठीक है, तो उसको उधर मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास क्या आएगा, 20 इंटू MB बाई M कैपिटल B इज इक्वल्स टू MB बाई M कैपिटल B प्लस MA बाई M कैपिटल A. राइट, देयरफॉर ये मेरे पास क्या आ जाएगा, MA बाई 10. अच्छा, हमें निकालना क्या है, द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूट टू सॉल्वेंट. सॉल्यूट टू सॉल्वेंट यानी हमें क्या निकालना है, MB बाई MA. ठीक है, तो MB बाई MA मुझे अगर निकालना है तो मेरे पास क्या आएगा, MB बाई MA इज इक्वल्स टू 1/19 इंटू अच्छा क्या दे रखा है, MA जो है वो 0.3 MB है. MA जो है वो कितना है, 0.3 MB. तो लिख दो 1/19 इंटू MB 0.3 MB. सो MB इज कैंसल्ड. एक काम करो, उल्टा ही निकाल देता हूं, तो MA बाई MB दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 5.7. सो दिस इज द मास रेशियो. मैंने उल्टा निकाल दिया, कौन कैलकुलेशन करता है इसलिए. बाकी मुद्दे की बात मेरे ख्याल से समझ में आ चुका है. राइट, ओके दोस्तों, तो अगला एक मस्त क्वेश्चन देखते हैं. लेट्स सी क्या बोला हुआ है. हमें बोला है जो XY2 सॉलिड इज अ sparingly soluble salt. उसका जो KSP है वो दे रखा है 3.56 into 10 to the power of -5. ठीक है, ये हमारा KSP जो है वो दे रखा है. ओके, XY2 डिसोशिएट कैसे करता है,
XY2 सॉलिड। अरे ये सॉलिड है, ये पानी में, XY2 खुद पानी में घुलता ही नहीं है। XY2 जो थोड़ा बहुत आयोनाइज होता है एज X2 प्लस एक्वस प्लस 2 टाइम्स Y माइनस एक्वस, केवल वही हमारा पानी में डिसॉल्व होता है। बाकी XY2 जो है वो तो हमारा पानी में डिसॉल्व खुद होता ही नहीं है। ओके, सो ये बोला है जो हमारा P0 ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 32 टॉर। ठीक है, समझ में आया? P0 ऑफ वाटर जो है एट 30 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 32 टॉर, और P ऑफ सॉल्यूशन एट 30 डिग्री सेल्सियस that is equals to 31.96 टॉर। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, ये जो केएसपी दिया हुआ है हमें, ये केएसपी हमें दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो सवाल ये पूछा गया है, कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज, calculate enthalpy change of this reaction. Now it's a beautiful question. गौर से ध्यान दो क्या बोला हुआ है। जो डेटा दिया हुआ है हमें XY2 का केएसपी दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, और ये जो हमारा वो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इसके ऊपर, वो इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है एट 30 डिग्री सेल्सियस, और इस इंफॉर्मेशन से ये वाला जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का एंथैल्पी के बारे में हमें पूछा गया है। सो नाउ लेट्स सी, लेट्स डू द कैलकुलेशंस। क्या क्या बोल रहा है उसके ऊपर ध्यान दो। ठीक है, अच्छा 30 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? जो हमारा P0 है वो है 32 टॉर, और जो P है वो है 31.96 टॉर। तो डेल्टा P जो है वो है मेरे पास 0.04 टॉर। तो डेल्टा P बाई P0 मेरे पास कितना आएगा? 0.04 बाई 32। तो कितना आ जाएगा मेरे पास? यहां पे 4 है, यहां पर 32 है, यहां पर 100 है, दैट इज इक्वल्स टू 1/800। डेल्टा P बाई P0 जो आ जाएगा वो मेरे पास आ जाएगा यहां पर 1/800। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, बट ये जो डेल्टा P बाई P0 है ये हमारे पास है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अच्छा, मोल फ्रैक्शन बहुत ज्यादा कम है, तो सॉल्वेंट के मोल्स के सामने सॉल्यूट का मोल्स को हम प्रैक्टिकली नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन है वाटर में, तो ऑब्वियस सी बात है मोलैरिटी को हम प्रैक्टिकली मोलैलिटी वगैरह सब मान सकते हैं। यानी बेसिकली मुद्दे की बात समझो, वाटर का डेंसिटी को हम 1 मान लेने वाले हैं। वाटर का डेंसिटी को हम 1 मान लेने वाले हैं। ठीक है, सो मान लो एट 30 डिग्री सेल्सियस सॉल्युबिलिटी इज इक्वल्स टू S। ठीक है, उसका सॉल्युबिलिटी है वो है S। S का यूनिट क्या होता है मेरे ख्याल से वो क्लियर होगा, दैट विल बी S मोल्स पर लीटर। ठीक है, समझ में आया? तो हमारे पास 1 लीटर पानी में 1 लीटर अगर मेरे पास पानी है तो दैट इंप्लाइज, ऑब्वियस सी बात है, डेंसिटी को 1 मानते हुए मेरे पास 1000 ग्राम वाटर है। ठीक है, मेरे पास 1000 ग्राम वाटर है, एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू सेइंग 1000 by 18
मोल्स ऑफ वाटर है। सो दोस्तों मेरे पास क्या आएगा, 1/800 इज इक्वल्स टू सॉल्यूट का मोल्स। देखो आइडियली तो हमें नीचे भी एस को ऐड करना चाहिए, बट वो इतना छोटा है, भाड़ में जाए। इसको मैं प्रैक्टिकली लिख सकता हूं डायरेक्टली, केवल और केवल सॉल्वेंट का मोल्स। तो जो सॉल्यूट का मोल्स हमारे पास आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1000/18 इंटू 1/800। ठीक है। सो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5/4। दिस विल बी 5/72। ठीक है, समझ में? तो ये आ जाएगा मेरे पास 5/72। ये हमारा सॉल्युबिलिटी है एट 30 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, हमारे पास रिएक्शन क्या है, XY2 सॉलिड, ये हमें दे रहा है X2 प्लस एक्वस प्लस 2Y माइनस एक्वस। तो सॉल्युबिलिटी अगर S है तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा S होगा, ये हमारा 2S होगा। तो KSP एट 30 डिग्री सेल्सियस कितना आएगा मेरे पास, दैट विल बी इक्वल्स टू S इंटू 2S का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 4S क्यूब। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 4S क्यूब। एंड S का वैल्यू पुट कर दो, दैट विल बी इक्वल्स टू 4 इंटू 5/72 का होल क्यूब, एंड दिस अप्रोक्सीमेटली कम्स आउट टू बी 5.06 इंटू 10 टू द पावर -5। ट्रस्ट मी इन कैलकुलेशन में बता रहा हूं, ठीक है, ये मैं पहले से कर रखा हूं इसलिए बता रहा हूं, अप्रोक्सीमेटली इतना आता है 5.06 इंटू 10 टू द पावर -5। अब क्लेजियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन इस्तेमाल करो। ये वाला जो रिएक्शन हमारे पास है, ठीक है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो Ksp है। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारा Ksp है दैट इज इक्वल्स टू 3.56 इंटू 10 टू द पावर -5, और 30 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारा Ksp है दैट इज 5.06 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5। राइट, सो इसको मान लो तुम T1, इसको मान लो तुम T2, तो ये हो जाएगा मेरा K1 और ये हो जाएगा मेरा K2, ये हो जाएगा मेरा K1 और ये हो जाएगा मेरा K2। तो क्लेजियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन का अगर मैं इस्तेमाल करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा ln K2/K1 that is equals to minus delta H by R 1/T2 minus 1/T1। ठीक है, समझ में आया? सो दिस इज ln K2 कितना है 5.06 by 3.56, ये मेरे पास आएगा। ठीक है, so that will be equals to minus delta H by R 8.314 1/T2। T2 कितना है मेरे पास 30 डिग्री सेल्सियस केल्विन में पुट करना है, माइनस T1 1/298। अब इसके बाद सिंपली इसको कैलकुलेट कर लो टू गेट डेल्टा H। सिंपली से हमें कैलकुलेट कर लेना है, हमें डेल्टा H का वैल्यू जो है वो आ जाने वाला है। तो जैसे कि मैं बोल रहा था, मैं पूरा का पूरा आयनिक को उठा के यहां पर डाल सकता हूं। तो ये पहला क्वेश्चन के थ्रू मैंने यहां पर समझाया
जो आयनिक को किस तरीके से हम गेम पे ला सकते हैं। मेरे ख्याल से ये हमें समझ में आ चुका है, राइट।